हमारे घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए मैंने ही पुरुष बनकर घर संभालना शुरू कर दिया। पापा की मृत्यु के बाद अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारियां भी खुद ही उठा ली। उन दोनों को बीए तक की शिक्षा दिलवाने के बाद उनकी शादी का जिम्मा उठा लिया और जैसे तैसे पैसे जमा करने लगी ताकि उन्हें इज्जत के साथ विदा करके अपनी बड़ी बहन होने का हक अदा कर सकूं। मेरे बाद वाली बहन अन्नू जो 22 साल की थी, उसकी शादी मैंने अपने ऑफिस में ही काम करने वाले एक लड़के से करवाई थी। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन उससे छोटी वाली बहन पायल के साथ न जाने किस्मत ने कैसा खेल खेला कि उसका घर बार बार बसते ही उजड़ जाता था। पहली बार उसका रिश्ता आया था तो वे लोग बहुत ही अच्छे थे। लड़के की नौकरी भी ठीक ठाक थी और देखने में भी गुड लुकिंग था। बस यही सब सोचकर मैंने रिश्ता पक्का किया था। पापा के बाद जब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे पड़ी तो फिर माँ ने ये सारे फैसले भी मुझ पर ही छोड़ दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी सी थी। उन्होंने तो बगैर कभी ज़रूरत के घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। माँ को लगता था कि मुझे दुनियादारी की समझ उनसे ज़्यादा है, इसीलिए बेटियों के रिश्ते जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी माँ ने मेरे हवाले कर दी थी। इसीलिए जब पायल की शादी की बात आई तो मैंने उसके लिए बहुत समझदारी से रिश्ता देखना शुरू कर दिया। आदित्य को उसके लिए चुन लिया। मुझे उसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आई थी। वो लोग बहुत खुशदिली से रिश्ता लेकर खुद हमारे घर आए थे। आदित्य की बहन ने पायल को आदित्य के लिए पसंद किया था। रिश्ता पक्का होते ही आदित्य ने खुद ये बात की थी कि उसे हमसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, वो सादगी से शादी करना चाहता है। और ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो दहेज जैसी चीज़ों के खिलाफ हैं। अक्सर मैंने रिश्ते वालों को बहुत लालची देखा था और ज़्यादातर लोग तो रिश्ता होने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप शादी में क्या देंगे। लेकिन उसकी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे लगा था कि आदित्य से ज़्यादा बेहतर रिश्ता पायल के लिए कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन शायद मेरी यही गलतफहमी थी। मैंने अपने मंगेतर रमन को भी आदित्य से मिलवाया था और रमन का कहना था कि आदित्य वाकई बहुत अच्छा लड़का है। शादी से पहले 3-4 बार हमारी उसके घर वालों से मुलाकात हुई थी। हमें तो हर बार ही वो लोग बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत दहेज जमा करके पायल की शादी आदित्य के साथ करवा दी। मेरी बहन बड़ी धूमधाम से विदा हो गई थी, क्योंकि आदित्य ने अपनी तरफ से शादी पर बहुत खर्चा किया था। पायल के कपड़ों से लेकर हर चीज़ बहुत अच्छी थी। पायल की विदाई करने के बाद मैं और मेरी माँ सुकून से बैठे थे। मेरी दूसरी बहन अनु भी अपने घर वापस चली गई थी। उसके छोटे बच्चे थे, इसीलिए वो हमारे घर ज़्यादा नहीं ठहरा करती थी। माँ ने चाय बनाई और मेरे हाथ में पकड़ा कर कहने लगी, तुमने अपने पिता के जाने के बाद सही मायनों में संतान होने का हक अदा किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने भले ही मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन बेटे से ज़्यादा अच्छी बेटी दी है। मैं बड़े प्यार से माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। माँ कहने लगी, अब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। बहनों के बारे में बहुत सोच चुकी हो, अब वो दोनों अपने घरों की हो गई। मैं अपनी शादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसी थी। तभी घर का दरवाज़ा बज उठा। माँ ने हैरत से मेरी सूरत देखी और कहने लगी, रात के इस पहर कौन आया होगा। मैंने माँ से कहा कि चलो साथ चलकर देखते हैं। मैं और माँ दरवाजे पर पहुँचे और आवाज़ देकर पूछा, कौन है। तो दरवाजे के बाहर से पायल की लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगी, दरवाज़ा खोले दीदी, मैं हूँ। पायल की आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वो अपना एक बैग पकड़े अंदर आ गई थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है। तो वो तेज़ तेज़ रोती हुई मेरे गले लग गई और फिर ऐसी खबर सुनाई कि मेरी जान निकल गई। कहने लगी, दीदी, आदित्य ने मुझे तलाक दे दिया है। उन्होंने ये शादी मजबूरी में की थी, वे खुश नहीं थी, इसीलिए मौका मिलते ही उन्होंने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया है। अपनी बहन की खुशी की खातिर उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे निभाना नहीं चाहते थे। पायल की ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। एक बाप की जगह बाप बनकर बहन को विदा करना बहुत मुश्किल काम था। इस शादी की नाकामी को मैं अपनी नाकामी समझा करती थी, क्योंकि मैंने ही शायद सही लड़के का चुनाव नहीं किया था। मेरी बहन के आंसुओं ने मेरा दिल दुखा दिया था। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी कि ये सब मेरी ही गलती है।
शायद मुझे आदित्य को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए था। माँ कहने लगी कि अभी और इसी वक्त जाकर पता करते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले ही पायल ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, उनके घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती वो आप लोगों के साथ बदतमीजी करें, क्योंकि उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है। और तो और अब अपने घर वालों के सामने उसने मुझे ही चरित्रहीन ठहरा दिया है। वहाँ जाकर सिवाय हमारी बदनामी के और कुछ नहीं होगा। तलाक होना था वो हो चुका है, अब किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उसने तुम्हें तलाक दिया ही क्यों? अगर तुम उसे पसंद नहीं थी तो वो शादी से पहले ही ये बात बता सकता था। उसने तो शादी पर खूब खर्चा किया है, फिर इस तलाक के पीछे क्या वजह है? मेरी बात सुनकर पायल ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, बता तो चुकी हूँ, ये सब कुछ उसने सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर उसे दिखाने के लिए किया था, और फिर मुझे तलाक देकर अपनी बहन के सामने मुझे दागदार कर दिया, और सबसे ये भी कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था, लेकिन फ़िलहाल मुझे पायल को संभालना था। मैंने और माँ ने पायल को हौसला दिया और सारी रात हम खामोशी से अपनी जगह आंसू बहाते रहे। कुछ देर पहले वाला सुकून पूरी तरह ख़त्म हो गया था। एक बेचैनी जो मुझे खाई जा रही थी कि आखिर आदित्य ने इतनी घटिया हरकत कैसे की थी। वो तो बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का मालूम होता था। कैसे कोई मर्द एक ही रात में अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। अगली ही सुबह ये खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि आधी रात को पायल तलाक लिए वापस लौट आई है। मोहल्ले वाले हमारे घर आए और तरह तरह की बातें बनाने लगे। हर कोई हैरत से कह रहा था कि जिस लड़के ने दहेज ना लिया हो वो भला बिना वजह तलाक क्यों देगा। लोगों की बातें सुनकर पायल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मुझसे और माँ से वादा लिया कि हम में से कोई भी आदित्य या उसके घर वालों की शक्ल भी नहीं देखेगा और ना ही कभी उन लोगों का जिक्र इस घर में होगा। पायल की हालत देखते हुए मैंने और माँ ने वादा कर लिया था। दोपहर के वक्त मेरा मंगेतर रमन मेरे घर आया और वो भी सब कुछ जानने के बाद हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है, मैं जाकर बात करता हूँ। आखिर कैसे वो हमारी पायल के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं। लेकिन पायल ने रमन को भी वहाँ जाने से रोक दिया। उसकी हालत देखकर रमन भी रुक गया। पायल की रमन से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मैंने रमन से कहा कि तुम इसे समझाओ और कहो कि खुद को कमरे में बंद ना रखे। रमन ने पायल के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। मैं तो माँ के साथ घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एक तरफ पायल का तलाक और दूसरी तरफ माँ की तबीयत। सच तो ये था कि मैं खुद अंदर से टूट गई थी। काफ़ी देर बाद रमन और पायल लौटे थे। पायल का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। उसके हाथ में आइसक्रीम थी। वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगी, दीदी आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है, अब आप ये खाएं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून हो गया था। वो अपने कमरे में चली गई तो मैंने रमन का शुक्रिया अदा किया। फिर वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। उस रात के बाद से अब तक हम में से किसी ने आदित्य से कोई बात नहीं की थी। मेरी शादी भी टल गई थी, क्योंकि अब मुझे फिर से पायल के बारे में सोचना था। पायल के तलाक को 3 महीने ही गुजरे थे कि उसके लिए फिर से बहुत ही अच्छी जगह से रिश्ता आया था। वो लोग रमन को जानने वाले थे और रिश्ता रमन के जरिए ही आया था। उन्हें पायल के तलाक पर भी कोई ऐतराज़ नहीं था। मैं इस रिश्ते को सुनकर कुछ हिचकिचा रही थी, क्योंकि पुराने मामले को भी अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था और मुझे नहीं लगता था कि पायल शादी के लिए राज़ी होगी। मैंने पायल को रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे हैरत हुई। उसने बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं किया था। उसने बड़े सुकून से मेरी बात सुनी और कहने लगी, दीदी अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी मेरा घर बसे, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल कर सकें। पायल की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उसे मेरी खुशियों का ख्याल था और मेरी खातिर वो अपना दर्द भूलने को भी तैयार थी। मैंने रमन से कहकर उन लोगों को बुलवा लिया। वो लोग भी बहुत अच्छे थे। लड़के का अपना बिजनेस था, पैसे वाले थे,
किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रमन ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, छानबीन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर रमन के कहने पर मैंने आंखें बंद करके पायल का रिश्ता पक्का कर दिया। पायल दूसरी बार विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरी माँ परेशानी से दुआ मांगने लगी कि इस बार पायल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बस जाए। मैं भी खामोशी से कोने में बैठ गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने रमन को फ़ोन मिलाया तो वो कहने लगा, फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। रमन की बात सुनकर मुझे तसल्ली मिल गई। फिर रमन ने कहा, अब हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे इंतज़ार में मेरी उम्र निकलती जा रही है। और उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी और फिर हम दोनों बातों में बिजी हो गए। 2 घंटे गुजरे थे कि घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। इस बार तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे डर था कि कहीं मैं दरवाज़ा खोलूं तो सामने पायल न खड़ी हो। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो रात के 1 बजे पायल दरवाजे पर खड़ी थी और उसका हाल पहले से भी ज़्यादा बुरा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो आते ही फर्श पर बैठ गई और अपने बाल नोचते हुए कहने लगी, ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि एक बार फिर मेरे माथे पर कालिख मल दी गई है। मुझे चरित्रहीन कहकर तलाक दे दिया गया है। एक बार फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी टूटी हुई पायल को संभालने लगे। रमन जो फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद था, उसे भी सब कुछ पता चल गया था। वो भी फ़ौरन हमारे घर आया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त ने पायल को तलाक दे दिया है। वो तो अब भी उसकी तारीफ़ें कर रहा था कि वो तो बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने रमन का कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा कि मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर भरोसा किया था। तुमने कहा कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम बताओ कि ये सब क्या है? जाओ जाकर अपने दोस्त से सवाल जवाब करो। ये सुनते ही पायल गुस्से से मेरी तरफ आई और कहने लगी, क्यों आप बार बार मेरे जख्मों को कुरेदने की बात करती हैं? रमन की तरफ देखकर बोली, आपने तो मेरा भला ही चाहा था, लेकिन किस्मत में मेरा बुरा लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और तकलीफ ना हो तो मेरे पति विनीत के पास बिल्कुल भी न जाएं। वो इंसान बहुत ही बुरा है। रमन पायल को संभालने लगा और मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी। मेरे पास कहने के लिए शायद लफ्ज भी न बचे थे। हमारे घर में खामोशी ठहर गई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हम अपने कमरे में बंद थे और पायल अपने कमरे में। मैंने रमन से बात करना छोड़ दिया था। मेरा दिल उसकी तरफ से टूट गया था। वो जब भी आता पायल के साथ ही बैठकर वापस चला जाता। पहली बार मेरी बहन मेरे गलत फैसले की भेंट चढ़ी थी और दूसरी बार मेरे मंगेतर के गलत फैसले की। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं तीसरी बार उसकी ज़िंदगी का फैसला करती, इसीलिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। ज़िंदगी धीरे धीरे चल रही थी। रमन की माँ ने मेरी और रमन की शादी पर जोर दिया था। वो कह रही थी कि कब तक तुम बैठी रहोगी, आखिर मेरे बेटे की भी उम्र हो रही है, वो सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उनकी बात ठीक थी। रमन ने वाकई 6 साल मेरे इंतज़ार में निकाले थे, लेकिन मैं क्या करती। पायल को विदा किए बगैर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए एक बार फिर हमारे घर में पायल की शादी का जिक्र होने लगा। लेकिन इस बार ना सिर्फ वो डरी हुई थी, बल्कि मैं और माँ भी घबरा रही थी। अब मैंने ये फैसला माँ पे छोड़ दिया। माँ ने बहुत देखभाल कर अच्छे और शरीफ लोगों में पायल का रिश्ता पक्का कर दिया। हैरत की बात ये थी कि पायल को अभी भी कोई ऐतराज़ नहीं था। वो डर जरूर रही थी, लेकिन उसने इनकार भी नहीं किया था। और फिर उसकी विदाई का समय आया तो माँ ने अचानक ही लड़के वालों से कह दिया कि मेरी बड़ी बेटी भी साथ जाएगी। हमारे घर ऐसी ही रस्म है। ये सुनकर पहले तो वो लोग हैरान हुए, लेकिन फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरी माँ ने मेरे कान में कह दिया था कि तुम्हें भेजने का मकसद यही है कि अपनी आँखें और कान खोल कर ये मालूम करो कि आखिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई हमारा दुश्मन है या फिर कोई जानबूझकर पायल का घर बसने नहीं देना चाहता है। पायल के पीछे वाली सीट पर मैं बैठ गई। थोड़ी दूर जाने पर जब पायल ने बैक मिरर से मुझे देखा तो चौंक गई। मैं पायल के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। सभी रस्मों के बाद पायल मेरे पास आई और बड़े ही रूखे स्वर में बोली, दीदी अजीब बात है, माँ ने आपको मेरे साथ भेज दिया।
मैं तो ससुराल वालों के आगे पहले ही दूसरी शादी पर शर्मिंदा हूँ। अब आपके आने से और ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने पायल से कहा कि ऐसी भी कोई अनोखी बात नहीं है, पहले ज़माने में ऐसी रस्म हुआ करती थी। पायल कहने लगी, जो भी है ये मेरा ससुराल है, आपको यहाँ किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। पायल का रवैया और लहजा दोनों ही बिल्कुल बदले हुए थे। मुझे अपनी बहन पायल पर शक होने लगा। खैर, पहले मैंने पायल के कमरे का मुआयना किया। मुझे कमरे के पीछे एक गैलरी दिखी जिसके ऊपर एक रोशनदान था। अब मैं रात होने का इंतजार करने लगी। पायल और उसका पति कमरे में गए तो मैं भी पीछे से घूमकर गैलरी की तरफ पहुंच चुकी थी। ये ऊंचा सा रोशनदान था। मैं गमला रखकर उस पर खड़ी हो गई तो मुझे अंदर का दृश्य नजर आने लगा। शादी सादगी से हुई थी, इसीलिए घर में ज़्यादा मेहमान नहीं थे। घर वाले भी अपने अपने कमरों में बंद थे। किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा था। और फिर मैंने देखा कि मेरी बहन अपने पति से तलाक मांग रही है और उससे कह रही है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरी बड़ी बहन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी है। या तो आप मुझे तलाक दे दें, नहीं तो मैं जाकर आपके ऊपर नामर्द होने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। वो लड़का हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि मैं आगे का मंजर देख पाती, किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं वापस अपने कमरे में भागी। और फिर कुछ ही देर बाद मेरी बहन अपना सामान लिए अपने कमरे से निकली थी और मेरे पास आकर गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलिए यहाँ से, यह इंसान मेरे काबिल ही नहीं है। मैंने अपनी बहन को नफरत से देखा और पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, इसने भी मुझे तलाक दे दिया है। मैंने अपनी बहन से हाथ छुड़ाया और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। इतने में उसका पति भी कमरे से निकल आया और मुझे देखते ही वो कहने लगा कि आपकी बहन ने खुद मुझसे तलाक मांगा है। मैंने तेज आवाज़ में पायल से पूछा कि अब ये तुम मुझे बताओगी कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों तुमने तीसरी बार भी तलाक ले लिया है। पहले तो उसने इनकार किया कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर जब मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वो रोती हुई कहने लगी, क्योंकि मैं रमन को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। कई बार मैंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं। मैं जानती थी कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी आप भी शादी नहीं करोगी, इसीलिए मैं बार बार तलाक लेकर वापस घर बैठ जाती ताकि आपकी भी शादी रमन से ना हो सके। और मुझे ये भी यकीन था कि जब मैं कई बार तलाक लेकर बैठी रहूँगी तो लास्ट में आप मेरी खुशियों की खातिर रमन से मेरी शादी करा देंगी। अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस बहन के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी दांव पर लगा दी थी, वही बहन मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती थी। पायल का तलाक हो चुका था और उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आई और माँ को सारी बात बता दी। रमन को भी सब कुछ पता चल गया। उसने अगले ही दिन मंदिर ले जाकर मुझसे शादी कर ली। आज मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं। पायल 3 बार तलाक का दाग अपने दामन पर लिए माँ की दहलीज पर बैठी है। कभी कभी उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे उसकी बहुत फिक्र सताती है। वहीं दूसरी तरफ कभी नफरत का एहसास भी जागने लगता है। समझ नहीं आता कि मैं पायल के लिए क्या करूँ। मैंने खुद को समझा लिया है, क्योंकि अब मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरा उसके प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है। रमन ने कभी मेरी बहन को लेकर मुझे ताना नहीं मारा। तो आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।